हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी भाट पर में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो अगर आप भी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली मतलब चैप्टर 3 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं और जितने सारे सवाल हैं उन सभी को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के जितने सारे कॉन्सेप्ट और सवाल थे उसको हमने बहुत बेखूबी तरीके से सॉल्व किया। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप सभी अपना एनसीईआरटी का जो बुक है उसको खोल लीजिए और उसमें प्रश्नावली 3.3 को ओपन कर लीजिए और आप रफ और पेन लेके बैठ जाइए। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं ले चलता हूं आप सभी को अपने कॉपी पे, जहां पे हम लोग प्रश्नावली 3.3 के जितने क्वेश्चन है उस सबको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने कॉपी पे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने कॉपी पे, जहां पे हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 के जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोम विधि, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो देखिए सबसे अच्छी जो विधि होती है वो मेरे हिसाब से ये रहती है, विलोपन विधि रहती है। ठीक है दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के सवालों को हल किया था, उसमें हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, क्योंकि उसमें बोला था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि पहले हम लोग x का मान निकालते थे, फिर समीकरण नंबर 2 में भरते थे और फिर वहाँ से हम लोग x और y का मान निकाल लेते थे। चलिए विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं मैं इसको बताता हूँ, सवाल के जरिए समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए ये दिया है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 दिया है x प्लस y इक्वल टू 5, ये समीकरण नंबर 2 दिया है। देखिए इसमें हम करते क्या हैं कि इसमें से या तो x को बराबर कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे जितना जैसा x इसमें दिख रहा है वैसे इसको बना लेते हैं, या फिर जैसा y दिख रहा है वैसा y बना लेते हैं। ठीक है, जो मतलब आसान होता है उसको हम लोग पहले बना लेते हैं, फिर उसको बराबर करके एक पक्ष को या तो x को बराबर कर लेते हैं या तो y को, फिर हम लोग घटा लेते हैं या फिर जोड़ लेते हैं, और एक से एक मतलब या तो x कट जाता है या तो y कट जाता है, और जो बचता है उसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 2 से गुणा कर दें इस वाले, यानी कि समीकरण नंबर 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते गुणा करते हैं तो क्या ये 2x नहीं हो जाएगा? तो 2x और 2x दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसको घटाना आसान रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हम लोग 2 से गुणा करेंगे, आपको समझ में आया कि हम 2 ही से क्यों गुणा कर रहे हैं, हम 3 से क्यों नहीं कर रहे हैं, 4 से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2x है, हमें इसको 2x बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण, यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा इक्वल टू 5 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और यहाँ पर समीकरण नंबर 2 लिखेंगे तो फर्स्ट लिखेंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये समीकरण नंबर 1 था। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को घटाएंगे, यानी कि समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। घटाने पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब घटाएंगे तो 2 में से 2 घटेगा, ये कट जाएगा, और ये प्लस है ये भी प्लस है, तो 3 और 2 5, तो 5y इक्वल टू, देखिए 10 में से 4 घटाएंगे क्योंकि माइनस वाला चिन्ह हो गया ना, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो y का मान निकल के आ जाएगा, यहाँ से y का मान निकल जाएगा 6/5। ठीक है दोस्तों, अब इसी y का मान को हम लोग किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या तो समीकरण 2 में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि समीकरण 2 आसान है। तो चलिए लिखता हूँ यहाँ पे, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई, तो x लिखा है, अब प्लस y की जगह कितना लिखेंगे, 5/6, 6/5 इक्वल टू 5। ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में,
तो x बराबर हो जाएगा 5 और माइनस 6/5। अब यहाँ पर लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो दोनों का लसा निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, और x करेंगे 50 25 हो जाएगा माइनस 6, 25 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19, यानी कि 19/5, और ये हमारा हो जाएगा x का मान। तो यहाँ से हमने y का मान निकाली और यहाँ से हमने x का मान निकाला, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा, दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x + 4y = 10, ये समीकरण नंबर 1 है, और समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे 2x - 2y = 2। देखिए अगर इसमें हम लोग अगर देखिए इसमें y को बराबर करना आसान है, क्योंकि अगर इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये पहले से 4 है ही, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y में गुणा करेंगे 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो पहले दिया था, पहले से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3x + 4y = 10, ये तो समीकरण 1 है। और समीकरण 2 लिखेंगे, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस, और 2 दूनी 4y और = 2 दूनी 4, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, नया बन जाएगा। इसको क्या करेंगे, अगर इसको कम घटाना है तो जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7x हो जाएगा, बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 4 14 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। 2 कहाँ से आएगा, 7 से इसको काटेंगे, 7 × 7 7 दूनी 14, तो x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब इस x का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 में रख लेता हूँ, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × हमने 3 गुणे, देखिए 3 गुणे x के ऊपर क्या रख देंगे 2, तो 2 और प्लस 4y = 10, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और प्लस 4y = 10। अब ये 6 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 4y बराबर 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कि y का जो मान है, y का मान 1 आ गया और x का मान 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये विलोपन विधि समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 3x - 5y - 4 = 0, और ये दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 5y = 4, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये माइनस में था, उधर तो उधर हम भेज दिए तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -2y = 7, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए ये पहले से नहीं, ये 9 है ना, यहाँ पे 9 है, तो ये 9 है, ये 3 है, तो 3 को 9 बनाना आसान है, क्योंकि इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें समीकरण नंबर 1 में तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली गुणा कर देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, लिखूंगा नहीं कि गुणा करने पर, तो आप लोग समझ जाएंगे कि 2 में, मतलब समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर रहे हैं। जब गुणा करेंगे तो क्या है, 3 × 3 = 9, x है तो x, माइनस और प्लस में गुणा करें तो माइनस, और 5 में 2 को गुणा करेंगे तो 10, y है तो y = 4 में जब 2 को गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 9 घटेगा तो खत्म, और ये प्लस है, प्लस में 10y और माइनस में 2y, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8y, और प्लस वाला चिन्ह बड़ा है तो प्लस लिखेंगे, = माइनस में है 8 और प्लस में है 10 मतलब 7, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो माइनस लगा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा y का मान निकल के आ जाएगा -1/8, ये हमारा y का मान निकल के आ जाएगा। अब हमें चाहिए x का मान, तो हम y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में या फिर समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे, तो यहाँ पे x का भी मान निकल के आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे यहीं पर रख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा ऊपर जगह है तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 गुणे
यहाँ पर 3 गुणे एक्स, एक्स के जगह एक्स तो एक्स ही रहेगा, माइनस 5 है तो 5 और गुणे वाई, वाई की जगह पर रखेंगे -1/8 तो -1/8, ठीक है। और इक्वल टू 4 है तो इक्वल टू 4 इस वाले में रखेंगे तो 3x है तो 3x, -5 है तो 5, y की जगह पे -1/8 रख दिया है। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x ये उधर चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 4 - 5/8। समझ में आएगा दोस्तों? देखिए इस माइनस और माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, मतलब 5/8 हो जाएगा। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 - 5/8। अब यहाँ पे x का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ 3x, तो 3x इक्वल टू जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 और 32 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 27 और बटा यहाँ पे 8। अब ये 3 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 27 और बटा 3 गुणे 8, 3 से काटेंगे 3 9 27, तो x बराबर हो जाएगा 9/8 और ये हमारा हो जाएगा x का मान 9/8। तो यहाँ से x का मान निकाल लिया और यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लोग चौथा क्वेश्चन नंबर 4 को लगाएंगे। तो देखिए इसको पहले हम सिंपल करेंगे, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और तिरछा गुणा कर लेंगे या फिर 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 आएगा, 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4y इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये भाग कर हो जाएगा तो गुणा, यानी कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 क्रम 6 यानी कि -6। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी हम लोग छोटा कर लेते हैं इस वाले को। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ नहीं तो 1 है, इसका इसमें गुणा करके इसमें घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 3x - y और इक्वल टू ये 3 इधर भाग कर हो जाएगा तो गुणा, तो 3 3 का 9, तो ये है हमारा समीकरण 2। अब देखिए ये दोनों ही मतलब बराबर है, ये भी 3x है और ये भी 3x है, तो क्या करेंगे इसको घटाने पे, क्योंकि ये प्लस में ये भी प्लस में है तो घटाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो ये 3x से 3x कट जाएगा और ये 4y और एक यहाँ पे 1y यानी कि 5y, 5y बराबर -6 और -9 यानी कि -15। 5 से काटेंगे तो 5 3 15 यानी कि y का मान निकल के आ जाएगा -3। y का मान क्या निकल के आ जाएगा -3, और -3 को किस में रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे y का मान को, तो यहाँ से देखिए यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा x है तो x, माइनस है तो माइनस, y की जगह पे क्या रखेंगे -3। जब -3 रखेंगे और यहाँ पे पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर लिखिए -3 और बटा 3 इक्वल टू 3, ये 3 दिया है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 3 से 3 का नाम 3 यानी कि +1 हो जाएगा, तो +1 इधर है और उधर जाएगा तो माइनस यानी कि 3 - 1, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया और यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया है कि पहले इसको सिंपल किया है, दोनों का लसा निकाला हूँ और फिर भिन्न का जोड़ किया हूँ और यहाँ से समीकरण 1 हो गया। इसको भी जब भिन्न की तरफ बनाएंगे, भिन्न का मतलब या इसका लसा निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसको सिंपल कर लिया, फिर इसको जब ये दोनों बराबर है तो घटा दिया, ये कट गया और ये जुड़ गया, और इस तरह से यहाँ से हमने क्या किया, y का मान यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ से हमें x का मान मिल गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला इसमें सवाल दिया, पहला यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह बदल जाता है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि हम लोग मानेंगे कि माना, यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न का अंश, तो जो भिन्न का अंश है वो क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा, और माना भिन्न का हर, तो एक हम लोग भिन्न का हर मान लेंगे y। तो पहले के हिसाब से, पहले लाइन के हिसाब से अंश में 1 जोड़ दें तो अंश क्या है, x है, इसमें +1 कर दिया, तथा हर में 1 घटा दें तो हर क्या है y -1, तो वह भिन्न 1 में बदल जाता है, यानी कि भिन्न 1 हो जाता है।
ये कहना चाहता है। तो नीचे इसका कुछ नहीं तो एक है, जब बराबर के बाद से भिन्न में हो तो इसकी संख्या गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें कर देते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो y - 1। इधर इसको बुला लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x - y, और ये इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो पहले से -1 है और -1 यानी कि -2। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। दूसरा से बोल रहा है कि तो भिन्न एकम बदल जाता है यदि हर में एक जोड़ दें, यानी कि पहले x था अंश, हर है y में प्लस 1 जोड़ देने पे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो यानी कि 1/2 आता है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y + 1, तो इसको इधर बुलाएंगे तो 2x - y = 1। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x - y = -2। ये समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करेंगे, देखिए जब दोनों बराबर होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 2 में से 1 गया तो x बचा, और ये y में से y कट गया कैंसिल, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 3, तो x का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल दिए x का मान 3। ठीक है, इसका x का मान को हम इसमें रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर x की जगह पर 3 रख देते तो 3 - y = -2। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y इधर आएगा तो y, और 2 इधर है और इधर आएगा तो 3 पहले से है, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस 2, 3 और 2 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि y का मान आ गया 5 और x का मान आ गया 3। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटा हर। भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है अंश बटा हर। अंश कितना है x, x का मान कितना दिया है 3, तो 3 लिख देंगे बटा हर। हर को हम क्या मान रहे हैं y, और y का मान कितना है 5, तो 3/5, और यही हमारा क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, आयु कितनी है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे, माना किसकी आयु, नूरी की आयु। तो अगर नूरी की आयु मान लेते हैं हम x वर्ष, तो हम लोग मानेंगे सोनू की आयु। तो जब सोनू की आयु हम मानेंगे तो वो मान लेंगे y वर्ष। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो जब 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो ये लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो ये x वर्ष अभी है फिलहाल में, अब 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले, तो क्या हो जाएगा x - 5। फिर इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो ये हमारा हो जाएगा, अभी तो है y और 5 साल पहले, तो y - 5। अब देखिए, अब प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितनी है x - 5, और इसकी सोनू का आयु है y - 5। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, लेकिन जो सोनू की आयु है इसका 3 गुना ये था अकेले, ये वाला, ये कहना चाहता है। लेकिन जो ये नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सोनू के में, तभी तो बराबर होंगे दोनों। अब देखिए, आज जब गुणा कर दिए तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 5 = यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 3y, अब माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15। इसको इधर बुलाएंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो x - 3y = -15 और +5, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा x - 3y = माइनस और प्लस तो माइनस, और 15 में से 5 घटाएंगे तो 10। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा लाइन इसमें जो बोल रहा है उसके लिए मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। तो यहाँ से हमें समीकरण नंबर 1 मिल गया। इसके आगे वाली लाइन पढ़ते हैं कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष बाद, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। तो देखिए अभी आयु क्या है, अभी है x, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x + 10। देखिए अभी आपका मान लीजिए आप 10 साल के हैं, मैं कहूँ 2 साल पहले, तो 10 में से 2 घटाएंगे
कहेंगे कहूँगा 5 साल बाद, तो 10 साल के हैं तो उसमें 5 जोड़ेंगे तभी तो 15 साल का होंगे। तो वही इसमें बात है कि जब ये पश्चात बोला है, पूर्व बोला है, तो 5 माइनस किया हूँ, 5 वर्ष पूर्व। अब 10 वर्ष बाद कह रहा है तो 10 प्लस कर रहा हूँ। जब नूरी की कर लिया हूँ, निकाल लिया हूँ, तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 10। ठीक है, अब इसके बाद से क्या कह रहा है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x प्लस 10 और यहाँ पे लिख लेता हूँ y प्लस 10। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि इनका 2 गुना ये है। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से इसको हल करेंगे तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 2y प्लस 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20, इसको इधर बुलाएंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 और माइनस 10, तो ये जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 मिल गया, समीकरण नंबर 2 मिल गया, दोनों को हल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं समीकरण नंबर 1 को इसके नीचे लिख लेता हूँ। तो समीकरण नंबर 1 दिया है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए यहाँ पे दोनों x बराबर है, यहाँ पे भी x बराबर है, यहाँ पे भी ये x बराबर है, तो क्या करेंगे, जब दोनों बराबर है तो घटाएंगे। तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है, माइनस है तो प्लस, यानी चिन्ह बदल जाता है। तो x में से x घटाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, x में से जब x घटाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे 3y और 3y में से 2y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y, क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस मतलब 10 और 10 ये हो जाएगा 20, यानी कि y का जो मान हमें हमारे पास निकल के आ रहा है वो आ गया 20। अब इसी y का मान हम किसी में भी रख लेंगे, मान लो किसी समीकरण में रख लेंगे। तो मान लीजिए मैं समीकरण में 1 में रख लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, y की जगह पर हम रख देंगे 20, तो x माइनस 3 गुणे y की जगह पर 20 रखेंगे माइनस इक्वल टू माइनस 10, तो x बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 20 × 60 और 60 माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो माइनस 10 और प्लस 60, 60 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि x बराबर आ जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो नूरी की आयु होगी, पूछ रहा है ना नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो x का क्या मतलब है, नूरी यानी कि नूरी मतलब 50, x का मान कितना है 50, तो ये हो जाएगा 50 वर्ष। सोनू मतलब y, और y का मान कितना आया है, y का मान आया है 20, यानी कि सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि सोनू का आयु हो जाएगी 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए संख्या वाले शब्दों में, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो मैं मान लूंगा कि माना दहाई का अंक, जो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं दहाई का अंक x हो जाएगा, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इकाई का अंक, तो दहाई का हमने अंक मान लिया x और इकाई का हमने अंक मान लिया y। तो जो संख्या बनेगी, संख्या हमारी हो जाएगी तो हमारी संख्या ये हो जाएगी कि 10x प्लस y, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी संख्या हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि दहाई में 10 का गुणा करेंगे और इकाई में 1 का गुणा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 10x और प्लस y, ये हमारी क्या हो जाएगा, हमारी संख्या हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इकाई का अंक x है और दहाई का अंक, मतलब इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। तो पहले लाइन के हिसाब से, यानी कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग, यानी कि x प्लस y इक्वल टू 9, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरे के हिसाब से कि इस संख्या का 9 गुना अंक संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अगर संख्या के अंकों को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि संख्या के, मैं लिख देता हूँ, संख्या के अंकों के बदलने पर, अंकों को बदलने
बदलने पर, तो संख्या के अंकों को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि जो इकाई था वो अब दहाई हो जाएगा, जो दहाई है वो इकाई हो जाएगा, यानी कि जो ये इकाई था अब ये दहाई हो गया, यानी कि 10 और जो इकाई था दहाई था वो इकाई हो जाएगा, यानी कि ये x हो जाएगा। तो ये नई संख्या हो जाएगी, बदलने पर बनी नई संख्या, बनी नई संख्या, बनी नई संख्या ये हो जाएगी। अब देखिए, अब दूसरी लाइन को पढ़ेंगे तो अब बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए अब दूसरा लाइन अब क्या कह रहा है, अब दूसरा लाइन क्या कह रहा है कि इस संख्या का, यानी कि ये जो संख्या बनी है ये वाली संख्या, यानी कि 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना, यानी कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी कि पलटने पे ये संख्या बनी थी, यानी कि 10xy प्लस एक्स, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि इसका 2 गुना है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि जो पहली संख्या थी उसका 9 गुना, और जो संख्या के अंकों को पलटने के बाद से जो संख्या बनी है उसका 2 गुना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, यानी कि ये कहना चाहता है। अब इससे हम लोग समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 9 से गुणा करेंगे तो 10 9 90 x प्लस 9y इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20y और प्लस 2x। ठीक है, इसको इधर बुलाएंगे, इसको इधर बुलाएंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 9x में से 2x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 88x, और यहाँ पे इसको उधर भेजेंगे या फिर इसको उधर भेजेंगे और या फिर इसको इधर ही बुला लेते हैं, तो ये है प्लस 9y और माइनस 20y इक्वल टू 0। तो इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 88x माइनस 20 में से 9 घटाएंगे तो 11y इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब इसमें से क्या करेंगे कि ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हम लोग जानते ही हैं कि विलोपन विधि से कैसे करते हैं, संख्या मतलब समीकरण 1 को लिख लेते हैं इसके नीचे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 11 से गुणा करेंगे। तो जब 11 से गुणा करेंगे तो 11 में x का गुणा करेंगे तो 11x, 11 में y का गुणा करेंगे तो 11y, और 11 में 99 9 का गुणा करेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको हम घटाएंगे तो घटाने पे क्या होगा, घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो 11y और प्लस 11y ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 1 9 और 8 और 1 9, x है तो x बराबर 99 में जब 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99, 99 से 99 कट जाएगा, यानी कि x का जो मान है वो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए x का मान आ गया हमारा 1। अब हमें निकालना है y का मान, तो y का मान निकालने के लिए इस वाले समीकरण में रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x की जगह पर लिखेंगे 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस y की जगह क्या हो जाएगा y ही रहेगा इक्वल टू 9। तो y का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, यानी कि y का मान आ गया 8। तो ये बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या थी, ये संख्या थी, तो इसी संख्या को ज्ञात करना है। तो जब इस संख्या को ज्ञात करना है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ x का मान कितना दिया है 1, तो 1 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और प्लस y का मान कितना दिया है 8, y का मान दिया है 8, जब इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी 10 और 8 18, यानी कि वो 18 संख्या होगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो नई संख्या होगी वो हमारी संख्या हो जाएगी 18। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा इसने यहाँ पे दिया है कि यहीं पे मैं दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, अपने खजाची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। यानी कि कोई मीना नाम की लड़की है, वो अपने बैंक जाती है और वहाँ से 2000 रुपये निकालती है। तो जो कैशियर होता है, आप सुनोगे बैंक में कैशियर, तो क्या करता है उसमें कुछ 50 के और कुछ 100 के नोट क्या करते हैं उसको देता है, और जो मीना है उसके पास कुल मिला के 25 नोट उसको मिलती है, और टोटल पैसा कितना है 2000 रुपये। तो यही बताना है कि 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मानेंगे कि माना, यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या,
संख्या हम लोग मान लेंगे x, यानी कि कितनी संख्या थी, तो 50 के नोटों की संख्या थी x, और y मतलब और 100 रुपए की नोटों की संख्या हम लोग मान लेंगे y। ठीक है, अब देखिए, अब हुआ ये है कि उसको कितने नोट मिले हैं, 25 नोट, यानी कि 50 के नोट और कुछ 100 के नोट, मतलब 100 के नोट। तो x और प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25, यानी कि क्योंकि 25 नोट थे, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा समीकरण, ये दूसरा बनेगा ये कि जैसे 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी, x, ठीक है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या थी y। तो अगर 50 रुपए की x संख्या थी, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 50 में, प्लस 100 रुपए की संख्या कितनी थी, y, तो 100 से y में गुणा करेंगे तो 100y। ये दोनों पैसे मिला के कितने पैसे हो जाएंगे टोटल, तो 2000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2000, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 50 कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, इसमें से 50 कॉमन कर लेंगे। तो जब 50 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x और प्लस, जब इसमें से 50 निकाल देंगे तो 50 से डिवाइड करेंगे, इसमें 50 से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, इसमें जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा 2y, और इसमें जब 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 5 चौको 20 और 0 40 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 ही रहेगा, चलो 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इसके नीचे समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, घटाने पर जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 2y में से 1y निकाल देंगे, 2y में से 1y निकाल देंगे तो y बचेगा, और बराबर 40 में से 25 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो y का मान कितना आ गया, 15। अब इसका मान हम लोग इसमें रख देंगे, तो x प्लस 15 और बराबर 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 15 घटाएंगे तो 10, यानी कि जो 50 की संख्या 50 रुपए की नोटों की संख्या थी, 50 रुपए नोटों की संख्या वो x थी, x का मतलब 10, यानी कि ये कुल मिलाकर 10 थी, और 1000 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी, 15। तो ये इसका जवाब हो गया 15, यानी कि जो 50 के नोट थे वो 10 थे, और जो 100 के नोट थे वो 15 थे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहे हैं ना कि 50 और नोटों की संख्या कितने नोट प्राप्त हुए, तो उसने क्या किया, एक तो 15 नोट प्राप्त किए 100 के, और 50 के 10 नोट प्राप्त किए, और दोनों को मिलाने पर कितना हो गया, हमारा 2000 रुपये हो गया। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 5वां क्वेश्चन कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खर्च करने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। यहाँ पर हम लिखेंगे माना तो यहाँ पे मानेंगे कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी कि 3 दिन तक तो एक फिक्स मतलब रुपए लगेगा। अगर 3 दिन से एक दिन भी आप एक्स्ट्रा लेके जाते हैं किताब तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो हम लोग मानेंगे कि माना 3 दिनों का नियत किराया कितना है, x रुपये है। जैसे मान लीजिए आप 10 दिन गए तो 5 दिन के लिए तो आपको 1 भी रुपये नहीं लगेगा, मतलब इसके हिसाब से 3 दिन के लिए तो 1 भी रुपये नहीं लगेगा। और आप मान लीजिए 5 दिन गए हैं तो 3 दिन के लिए तो एक मतलब जितना लगता है उतना ही लगेगा, और 2 दिन आप एक्स्ट्रा जो गए हैं उसका अलग से पैसा लगेगा। मान लीजिए कोई 7 दिन गया है तो 3 दिन का तो उतना ही पैसा देगा जितना मैं दूंगा, लेकिन और जो 4 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है उसका वो अलग से पैसा देगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो वैसे हमने मान दिया, यहाँ पे लिखा है प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो हमने मान लिया प्रथम 3 दिनों का मतलब नियत किराया जो है वो 100 रुपये है। और यहाँ पे अब हम लोग मान लेंगे कि एक्स्ट्रा यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया यानी कि अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा करते हैं प्रतिदिन तो उसके लिए आपको y रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रकार से सबसे पहले इसमें लड़की का नाम दिया है सरिता ने 7 दिनों तक, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सरिता के लिए
सरिता सरिता के लिए क्या हो जाएगा, उसने 7 दिनों तक, 7 दिनों तक, यानी 7 दिनों का मतलब क्या है, 3 दिन तो नियत रहेगा उसमें, 3 दिन नियत वाला किराया लगेगा, नियत और प्लस 7 दिन है ना, तो 3 तो नियत और 4 दिन एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त, 4 दिन अतिरिक्त। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब हम लिखेंगे इसका, तो 3 दिन के लिए तो फिक्स पैसा लगेगा, वो कितना रुपये लगेगा, x रुपये, तो x रुपये प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा, तो 1 दिन एक्स्ट्रा का है y रुपये, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा 4y, और उसने टोटल कितने रुपये मतलब अदा किए, तो उसने किए लिखा है एक पुस्तक रखने के लिए उसने 27 रुपये अदा किए, तो कितने रुपये अदा किए 27 रुपये, ये हो जाएगा 27, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा समीकरण, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, तो सुशी के लिए जब बात करेंगे, जब सुशी की बात करेंगे तो सुशी के लिए 5 दिनों के लिए, 5 दिनों तक, तो उसने 5 दिन की किताब रखा है, तो 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स रहेगा, 3 दिन नियत यानी कि नियत किराया लगेगा जो सबके लिए बराबर है, प्लस अब 5 दिनों के लिए रखा है तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 दिन अतिरिक्त। आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो जब इसका पैसा निकालेंगे तो 3 दिन के लिए तो कितना रुपये लगेगा, x रुपये, तो x रुपये लिख देता हूँ, प्लस अतिरिक्त 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो 1 दिन अतिरिक्त के लिए y रुपये, तो 2 दिन के लिए कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू कितना रुपये उसने अदा किए, तो यहाँ पे लिखा है 21 रुपये, तो यहाँ पे 21 रुपये अदा किए। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पे दोनों घटाएंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, -4y में से 2y निकालेंगे तो -2y इक्वल टू 27 में से 21 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 27 में से 21 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में, तो y बराबर आ जाएगा 3। y का मान कितना आ गया 3। अब y के मान को हम लोग किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो y का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, तो यहाँ से 1 में रखने पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 गुणे y की जगह कितना लिखेंगे 3, यहाँ पर 4y है ना, तो 4 गुणे 3 इक्वल टू 27, तो x का मान कितना हो जाएगा 4 3 12, 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 12 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15, तो x बराबर कितना आ गया 15, और इसका मतलब और इसका कितना आ गया y का मान कितना आ गया 3। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें 12 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 और 2 में से घटाएंगे 1। ठीक है। तो जो 3 दिन का जो फिक्स किराया है, जो 3 दिन का फिक्स किराया वो x रुपये यानी कि 15 रुपये है। कितने रुपये है 15 रुपये है। और जो एक्स्ट्रा लग रहा है प्रतिदिन तो वह है y रुपये यानी कि 3 रुपये, यानी कि ये हो जाएगा 3 रुपये एक्स्ट्रा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें निकालना यही था कि नियत किराया था क्या है और प्रत्येक दिन अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। तो जो नियत किराया है वो 3 दिन का वो 15 रुपये है, और जो प्रतिदिन का एक्स्ट्रा जो है वो हमारा क्या है 3 रुपये है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ये चैप्टर समाप्त हो गया, क्योंकि सिलेबस कम होने की वजह से क्या होगा, इसमें प्रश्नावली कम कर दी गई है। इससे पहले क्या था कि प्रश्नावली बहुत ज़्यादा थी इसमें, तो इसमें 3.3 तक ही प्रश्नावली थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर उनको मतलब जो भी डाउट होगा उसका मैं जरूर आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट का बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, इस दूसरे चैप्टर में हो या पहले चैप्टर में हो, उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026-27 के हिसाब से ये पढ़ाया जाए, मतलब सारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग हमारे विजय बैच से जुड़िए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। तो दोस्तों इस चैप्टर में मतलब चैप्टर 3 में एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 तक ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग मतलब चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।